वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया एज ए वेक्टर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ फ्लक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीनिंग, देन हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फ्लक्स और एंड में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑफ फ्लक्स कैलकुलेशन। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरिया एज ए वेक्टर, राइट। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया इन जनरल स्केलर होता है, but there are certain physical quantities जिसमें किसी सरफेस का ओरिएंटेशन मैटर करता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग एरिया को एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि लेट्स से कि हमारे पास एक ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर सरफेस है, राइट, और लेट्स से इधर से एयर ब्लो हो रहा है, राइट, एयर ब्लो हो रहा है, ऐसा इस डायरेक्शन में ब्लो हो रहा है, ठीक है। तो जितना यहां से एयर ब्लो हो रहा होगा और वो जो वॉल्यूम फ्लो होगा जो इस एरिया से क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, जो हम लोगों ने फ्लूइड्स के कॉन्सेप्ट में देखा है, राइट। तो ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, अगर हम इसी सरफेस को के ओरिएंटेशन को चेंज कर दे, तो अभी जो वॉल्यूम फ्लो रेट हो रहा होगा, ठीक है, अगर हम इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दें, लेट्स से इसको कुछ टिल्ट कर दें, राइट, ऐसे कुछ टिल्ट कर दें, इस सरफेस को हमने ऐसा कुछ टिल्ट कर दिया, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि लेट्स से कि ये सरफेस है मेरा, मान लीजिए ऐसा सरफेस है, राइट। तो ऐसा सरफेस है, तो अभी ऐसे एयर ऐसे ब्लो हो रहा है, अब हम इसको ऐसे टिल्ट कर दें तो क्या हमारा वॉल्यूम जो फ्लो रेट हो रहा होगा क्या वो सेम रहेगा? ऑब्वियसली वो सेम नहीं होगा, कुछ चेंज हो जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है सच एज फ्लक्स, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, जहां पर इस सरफेस का ओरिएंटेशन मैटर करेगा कि वो स्पेस में किस तरीके से है। अगर देखा जाए तो इसका जो भी एरिया होगा, यहां भी वो एरिया का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, यहां जितना भी एरिया होगा, है ना। अगर लेट्स से कि 1 मीटर स्क्वायर है यहां पर, तो यहां भी 1 मीटर स्क्वायर ही होगा, बट स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज होगा तो इन दैट केस सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी जो कि इसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है वो भी चेंज हो जाएगा। सो इन सच केसेस हम लोग एरिया को एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात होता है कि एरिया को जैसे अगर हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, राइट, तो अब इसमें दो टाइप का सरफेस हो सकता है। एक होता है एज ए ओपन सरफेस, है ना, ओपन सरफेस की अगर हम बात करें, नहीं, तो जैसे ओपन सरफेस की हम बात करें तो ये ओपन सरफेस है, राइट। तो इसका जो भी एरिया होगा, है ना, तो हम लोग एरिया वेक्टर को कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई यूनिट वेक्टर जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, और इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर लेट्स से एन कैप बोलते हैं, तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसी एन कैप के पैरेलल होगा, है ना, एन कैप के पैरेलल होगा, है ना। और यहां पर ए को हम लिख सकते हैं, इसका जो एरिया का मॉडुलस होगा, है ना, और एन कैप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ओपन सरफेस है तो यहां पर हम एरिया वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर जो है, और ये नॉर्मल, ये एन कैप का हो गया, नॉर्मल हो गया, जो कि इस सरफेस के नॉर्मल होगा, है ना। तो अब क्या है, क्योंकि ओपन सरफेस है तो हम ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसके, मतलब इस सरफेस के ऊपर का जो डायरेक्शन है हम उसको भी पॉजिटिव कह सकते हैं, और इस सरफेस के जो नीचे का डायरेक्शन होगा उसको भी पॉजिटिव कह सकते हैं, मतलब दोनों ही हम ले सकते हैं। बट रूल ये है कि जैसे हम नीचे वाले डायरेक्शन को अगर इधर हम एन कैप डिफाइन करें, नहीं, तो ये मेरा एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो अगर ओपन सरफेस है तो हम दोनों ओरिएंटेशन ले सकते हैं, बट जो भी ओरिएंटेशन लेंगे हमें उसके साथ स्टिक होना है, ठीक है। हम अब फिर ऐसा नहीं करेंगे कि कभी इधर ले लिया हमने पॉजिटिव और कभी इधर ले लिया हमने पॉजिटिव। एक जो इन गिवन सिचुएशन हमने जो भी एरिया वेक्टर लिया है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन,
उसके साथ स्टिक होना है। तो अगर ओपन सरफेस है तो मेरे पास पूरा फ्रीडम है कि हम एरिया वेक्टर इस सरफेस के ऊपर ले लें या इस सरफेस के नीचे ले लें, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एरिया वेक्टर ले सकते हैं अगर ओपन सरफेस है, राइट। बट अगर क्लोज सरफेस होगा, अगर क्लोज सरफेस होगा तो कन्वेंशन ये है कि जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, है ना। अगर क्लोज सरफेस है, अगर क्लोज सरफेस है तो इसमें क्या होता है थंब रूल कि जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, जैसे ये मेरा क्लोज सरफेस, जैसे लेट्स से एक स्फेरिकल सरफेस है, तो अब ये जैसे यहां पर ये मेरा एन कैप मेरा ये जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आउटवर्ड नॉर्मल है ना, आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव। तो अब ये जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, इधर हम लोग एरिया वेक्टर को पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो ये क्लोज सरफेस हो गया, ये मेरा क्लोज सरफेस हो गया, है ना। तो इस टाइप का जो सरफेस होगा, जैसे ये स्फेरिकल सरफेस होगा जो भी, तो इसके जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आउटवर्ड नॉर्मल को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और ये थंब रूल है, इसी के साथ हम लोग स्टिक होके आगे का जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एरिया एज ए वेक्टर। अब हम लोग मूव करते हैं फ्लक्स की तरफ, है ना। तो हम लोग फ्लक्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है, राइट। देखिए फ्लक्स का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, ये एक जनरल टर्म है ना। जनरल टर्म मींस फ्लो, तो किसी भी फ्लो के साथ इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं, है ना। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी ट्यूब में मेरा लिक्विड लेट से फ्लो हो रहा है, राइट, लिक्विड फ्लो हो रहा है, और इसमें एक ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर सरफेस लेते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इसके हर एक सरफेस पे, मतलब ये जो सरफेस इसका जो एंटायर एरिया होगा, सब पे इसका जो ये लिक्विड जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ये स्टेडी होगा और कांस्टेंट होगा अक्रॉस ईच सेक्शन ऑफ दिस सरफेस, है ना। तो यहां भी v होगा, यहां भी v होगा, हर जगह v होगा, है ना। तो इधर ये v हो रहा है। अब एरिया वेक्टर लेट से हम इस डायरेक्शन को हम ये जो एरिया है इधर हमने एरिया वेक्टर को पॉजिटिव कहा, राइट। और लेट से ये जो पॉइंट है हमारा, है ना, ये जो पॉइंट है लेट से हम इसको ये मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D, राइट। तो अगर हम इस तरफ से देखें, है ना, अगर हम व्यू इधर से देखें, है ना, तो क्या होगा, इधर से अगर देखेंगे तो एक्चुअली ये सरफेस ऐसा है, नहीं ऐसा सरफेस है। तो लेट से अगर ऐसा एक रेक्टेंगुलर सरफेस है तो ये मेरा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, राइट। तो अगर हम इधर से देखेंगे, मतलब इधर से एक्चुअली हम ऐसे देख रहे हैं, उसको मैं इसमें इस डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एक्चुअली ये कुछ ऐसा होगा, नहीं। तो इसको अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली ऐसा कुछ सरफेस होगा। यहां मेरा लिक्विड फ्लो हो रहा है और ये, तो A और D जो होगा, है ना, A फ्रंट का पॉइंट है, D पीछे वाला पॉइंट है, तो A और D हो जाएगा। यहां पर ऐसा कुछ दिखेगा ना, एक लाइन दिखेगा, आप साइड से देखोगे तो एक लाइन दिखेगा, ऐसा लाइन दिखेगा, और ये पॉइंट B, C हो गया, राइट। बट एक्चुअली ये क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं। और वेलोसिटी यहां पर जो है V है ना, वो इधर है, इस तरफ है, नहीं, और एरिया वेक्टर मेरा इस तरफ है। तो हमने देखा था वॉल्यूम फ्लो रेट, नहीं, हमने फ्लूइड्स में वॉल्यूम फ्लो रेट देखा था, राइट। वॉल्यूम फ्लो रेट वो था मेरा dV डैश, इसको लिखते हैं, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है बाय dt, है ना। तो ये कितना था हमारा A इंटू V था, राइट, A इंटू V था। तो कितना वॉल्यूम इस रेक्टेंगुलर सरफेस से पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होगा, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A इंटू वेलोसिटी हो गया, राइट। बट अगर हम इस सरफेस को थोड़ा टिल्ट कर दें, नहीं, तो इस सरफेस को अगर हम टिल्ट कर दें
तो अब क्या होगा, अब जैसे ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, नहीं इसको हम वॉल्यूम फ्लक्स कह सकते हैं, नहीं ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है इसको हम लोग वॉल्यूम फ्लक्स कह सकते हैं, राइट। क्योंकि यहां पे फ्लो हो रहा है, यहां जो ये लिक्विड है ये फ्लो हो रहा है, उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो यहां पे ये वॉल्यूम फ्लक्स हो गया मेरा, नहीं जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी के इक्वल होगा। अगर इसी में इस एरिया को थोड़ा टिल्ट कर दें हम वर्टिकल के साथ, जैसे पहले ऐसा था, अगर इसको थोड़ा टिल्ट कर दें, ऐसा कर दें, टिल्ट कर दें, तब क्या होगा, तो अगर हम इसको टिल्ट कर दें तो अब देखिए क्या होगा सिचुएशन, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये टिल्ट हो गया वर्टिकल के साथ, हमने इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है। ये जो मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूं ये एक्चुअली समझने के लिए कि ये ओरिएंटेशन कैसे चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली अभी मैं इस फॉर्म में जब इसको लिखूंगा तो ज्यादा क्लैरिटी लगेगा कि कैसे ओरिएंटेशन क्या हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी v जो है मेरा, इसके ये जो सरफेस है उसके हर एक क्रॉस सेक्शन मेरा जो v है वो सेम है, नहीं वो v मेरा सेम है, बट यहां पर ये टिल्ट हो गया है, तो एरिया वेक्टर ऑब्वियसली यहां पर देखें तो एरिया वेक्टर जो है यहां पर ये भी थोड़ा कुछ इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा। देखिए कैसे, जैसे इसको हम इक्विवेलेंटली यहां पे ड्रॉ करें तो यहां पर क्या होगा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, नहीं और ये टिल्ट है, तो ये जो सरफेस होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये AD और ये BC हो गया, नहीं ये मेरा BC हो गया, और यहां पर देखा जाए तो वेलोसिटी मेरा इधर है ना, और ये जो एंगल है मेरा, ये मेरा थीटा था, नहीं ये एंगल मेरा थीटा था, ये थीटा था, और अब ये जो एरिया वेक्टर होगा इस तरफ हो जाएगा, नहीं ये मेरा एरिया वेक्टर इधर हो गया और वेलोसिटी इधर है। अब देखिए ठीक से, तो ये थीटा यहां अगर एक वर्टिकल ऐसे लाइन से ड्रॉ करेंगे, नहीं तो या ऐसा समझ लीजिए कि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, नहीं तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये पैरेलल है इसके। और फिर अगेन ये लाइन और ये लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो क्या अब भी वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहेगा? नहीं, यहां पर क्या हुआ कि ये जो सरफेस था, ये जो एरिया था, इसका ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया। तो अगर हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, है ना, तो यहां जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, यहां जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा, नहीं तो यहां अगर बोलेंगे dv डैश बाय dt, यहां पे v डैश जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो v डैश इसलिए मैंने किया अलग से लिखा है ताकि ये इस दोनों में कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे v वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पे v जो है ये वेलोसिटी है, और जो v डैश है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तो आप समझ ही रहे हैं ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए यहां पर देखा जाए तो इस v का दो कंपोनेंट होगा। एक जो कंपोनेंट होगा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है इस तरफ, है ना, ये v परपेंडिकुलर होगा, और ये पैरेलल होगा। इधर वाला जो होगा ये क्या होगा, v पैरेलल होगा, इधर वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा जो सरफेस के अलोंग होगा। तो ऑब्वियसली यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन वॉल्यूम फ्लो रेट को प्रोवाइड करेगा, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, a इंटू वी कॉस थीटा, है ना, या ए वी परपेंडिकुलर, राइट। या अगर हम इसको वेक्टरली लिख दें तो कैसे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट के टर्म लिख सकते हैं कि dv डैश बाय dt क्या होगा, a डॉट v या b डॉट a, नहीं इसको a डॉट v कह लें या इसको v डॉट a लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है या ये जो वॉल्यूम फ्लक्स है जो कि फ्लो से एसोसिएटेड है, तो वहां पर जो वॉल्यूम फ्लो रेट है ये जो सरफेस है इसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर रहा है। जब ये ऐसे था, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल था, तो ये a इंटू वी था। जब ये थोड़ा टिल्ट हो गया, मतलब इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया स्पेस में इस सरफेस का, तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है या वॉल्यूम फ्लक्स है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज जहां पर जो सरफेस का ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है, और ऐसे केस में हम लोग एरिया को एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि फ्लक्स का किस तरीके से एसोसिएशन है फ्लो के साथ, है ना, जैसे यहां लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमारा मेन कंसर्न है ना। तो हम लोग अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब सिमिलरली, क्योंकि हमने इसको देख लिया कि फ्लक्स का जो
मीनिंग है वो क्या होता है, तो हम लोग डेफिनेटली अब डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। तो जैसे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा, तो जैसे यहां पे लिक्विड फ्लो हो रहा था, तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो फ्लो होगा, है ना, वो फ्लो होगा थ्रू अ गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो सेम लॉजिक से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो यूजिंग सिमिलर लॉजिक जो हमने अभी इस लिक्विड को के केस में यूज किया था, तो सेम लॉजिक को यूज करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा ही कोई ऐसा सरफेस है मेरे पास, है ना, और यहां से फील्ड लाइंस मेरा क्रॉस हो रहा है, ऐसा एक मान लीजिए यूनिफॉर्म लेके चलते हैं अभी हम कि ई जो है ये यूनिफॉर्म है फॉर एंटायर सरफेस, है ना, इस एंटायर सरफेस के हर एक क्रॉस सेक्शन में ई यूनिफॉर्म है और एरिया वेक्टर इधर है, नहीं। तो यहां पर जैसे वहां पर क्या था, मेरा डीवी डैश बाय डी टी को हमने क्या बोला था, हमने बोला था ए इंटू वी बोला था, राइट, है ना। तो यहां पर या इसको वी ए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, यही चीज इक्विवेलेंटली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, फ्लक्स से इसको रिप्लेस कर देते हैं। फर्क क्या होगा, यहां पर ई जो है ये हुआ फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फ्लक्स होगा, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होगा इस सरफेस से, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, है ना। अब ये जो V है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये E से रिप्लेस हो जाएगा, ये A से रिप्लेस हो जाएगा, करेक्ट। तो एरिया मेरा एज इट इज हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नहीं, E मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ये फ्लक्स है, ये जो फाई है, यहां पे फाई स्टैंड्स फॉर फ्लक्स, और फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, है ना। तो हम यहां पर ये जो फ्लक्स होता है, दिस इज रफली एसोसिएटेड विथ नंबर ऑफ लाइंस दैट इज पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है उसका रिलेशन रफली इस फाई से है, मतलब वो वैल्यू जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो फ्लक्स का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है जो कि इस एरिया से पास करेगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमने देखा, अब इसी में इसको टिल्ट कर दिया जाए, नहीं, इसको टिल्ट कर दिया जाए, नहीं, तो अब ये जैसे ये टिल्ट हो गया, तब एरिया वेक्टर मेरा चेंज हो गया, तो एरिया वेक्टर मेरा इधर हो जाएगा, है ना। और यहां भी हम मानते हैं कि इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके हर एक क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है, यूनिफॉर्म है ये, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। तो अब ऑब्वियसली ये जो होगा सेम लॉजिक से ये थीटा हो जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तो यहां पर जो फ्लक्स बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई, है ना, ए कॉस थीटा, नहीं, ऐसा लिखेंगे, या ऐसा लिख सकते हैं यहां पर कि जो ई परपेंडिकुलर होगा, जैसे वहां हमने, क्योंकि जो रोल देखिए यहां ठीक से देखिए, यहां पर जो रोल यहां पे डीवी डैश बाय डी का था वहां पे, वही रोल यहां पे फ्लक्स का है, जो रोल यहां पे वी का है वही रोल यहां पे ई का होगा, और जो रोल एरिया है वो तो एज इट इज रह गया। तो बेसिकली V का इक्विवेलेंट यहां पे E हो गया और एरिया तो एज इट इज रह गया। तो यहां पर ये E ए कॉस थीटा हो गया, या इसको हमने ये इसको क्या बोलेंगे, E कॉस थीटा इंटू ए, नहीं, या E परपेंडिकुलर इंटू ए, या E डॉट ए, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं। तो यहां भी ये जो पार्ट हो गया ये E परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां भी फ्लक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, जो सरफेस के पैरेलल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फ्लक्स प्रोडक्शन में, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, ये फ्लक्स हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट अगेन ये जनरल डेफिनेशन नहीं है, यहां पे हमने ये माना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके एंटायर क्रॉस सेक्शन से वो उसका वैल्यू जो है वो सेम है। बट जनरल केस में जो होगा वो डेफिनेटली चेंज हो सकता है। तो अब हम लोग जनरल फॉर्म में डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें, है ना, सो इन मोस्ट जनरल फॉर्म, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करें इन मोस्ट जनरल फॉर्म,
तो एक बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, उससे रिलेटेड है ना। तो यहां पर इन मोस्ट जनरल केस अगर हमें डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो हम क्या कहेंगे कि जैसे क्या हो सकता है इन मोस्ट जनरल केस अगर हम देखें, तो ये जैसे हमने अभी तक फ्लैट सरफेस लिया था तो एक कर्विलीनियर सरफेस हो जाएगा, राइट। इन मोस्ट जनरल केस तो ये एक कर्विलीनियर सरफेस हो गया, ऐसा कुछ हो गया। फ्लैट सरफेस नहीं लिया, हमने जनरल केस लिया, कर्विलीनियर सरफेस लिया हमने। और लेट से कि इसको हम बहुत सारे छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स में इसको स्प्लिट कर दें, और लेट से सबके अक्रॉस जो है ना, सबके अक्रॉस जो है मेरा जो एरिया वेक्टर है वो अलग अलग है। एरिया वेक्टर ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए यहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कुछ E1 है, और यहाँ पे लेट से डेल्टा A1 हो गया मेरा एरिया वेक्टर। यहाँ पे बात करेंगे लेट से यहाँ पे कुछ E2 है, और यहाँ पर जो है एरिया वेक्टर कुछ डेल्टा A2 है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस कर्विलीनियर सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, जो एरिया है उसका ओरिएंटेशन भी चेंज होगा। नहीं, ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में कि भाई यहाँ पर E3 इधर हो, और लेट से डेल्टा A3 की बात करें तो ये कुछ सर्टेन एंगल बना रहा हो यहाँ ये एरिया वेक्टर। नहीं, तो मोस्ट जनरल केस में कुछ ऐसा होगा सिचुएशन। तो अब क्या करेंगे, तो ऐसा जितना भी फ्लक्स आएगा छोटे छोटे एरिया से सबको हम ऐड कर देंगे। नहीं, तो जो टोटल फ्लक्स होगा है ना, टोटल फ्लक्स जो होगा अप्रोक्सीमेटली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वो होगा EI डॉट डेल्टा AI, है ना। और ये समेशन कर देंगे I इक्वल टू 1 से n तक। ये n है बहुत लार्ज, इज ए वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो ऐसा जितना भी फ्लक्स आएगा, छोटा छोटा फ्लक्स आएगा, उसको हम ऐड कर देंगे तो रफली ये आ जाएगा। या इसी चीज को इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि जो फाई E होगा वो हो जाएगा EI डॉट DA, है ना। ये DA हो जाएगा, ये जो डिफरेंशियल एरिया हो गया है ना, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फॉर एंटायर सरफेस। नहीं, तो ये इसका जनरल डेफिनेशन हो गया। नहीं, ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रल फॉर्म हो गया। और मोस्ट जनरल डेफिनेशन जैसे वर्क डन को हम लोग डिफाइन कर देते हैं F डॉट dr का इंटीग्रल, इन द सेम वे अगर हम फ्लक्स को जनरल फॉर्म में डिफाइन करें तो EI डॉट DA इसका इंटीग्रल हो जाएगा ये, राइट। सो E डॉट DA या सिंपली E डॉट DA लिख सकते हैं हम लोग, इसको E डॉट DA लिख सकते हैं, है ना। तो E डॉट DA का ये इंटीग्रल हो जाएगा फॉर एंटायर सरफेस, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म हो गया, जनरल डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। तो है ना, तो यहां पर क्या हो गया कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन हो गया जनरल फॉर्म में। अब हम लोग नेचर ऑफ फ्लक्स देखते हैं, है ना। नेचर ऑफ फ्लक्स देखते हैं। तो नेचर ऑफ फ्लक्स की बात करें हम, है ना, तो जैसे अगर हम सिंपल केस लें, जैसे फाई अगर हम लें तो हमने कहा E डॉट ए, नहीं, जहां पर इन केस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म है थ्रू गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये EA कॉस थीटा था। नहीं, ये कॉस थीटा था। थीटा अगर लेट से मेरा 0 डिग्री हो गया, थीटा मेरा 0 डिग्री हो गया, तो फाई मेरा कितना हो जाएगा, EA हो जाएगा। अब थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस है मेरा, नहीं, अब यहां पर एरिया वेक्टर इधर हो गया, नहीं, और E भी मेरा इधर ही है, तो ये दोनों पैरेलल हो गया। नहीं, तो यहां पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, EA हो जाएगा। नहीं, अगर इसी में थीटा का वैल्यू अगर हमने 90 डिग्री ले लिया, नहीं, तो 90 डिग्री ले लिया तो, है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे एरिया वेक्टर तो इधर ही रहेगा और E मेरा इधर आ गया। नहीं, ये सरफेस के लॉन्ग आ गया, ये E सरफेस के लॉन्ग है, 90 डिग्री होगा। तो यहां पर अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो फाई जो लिखेंगे यहां पर, फाई जो होगा ये क्या होगा, ये cos 90, है ना। cos 90 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, है ना। और ऐसे भी इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पैरेलल ही हो गया तो उसको इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो गया, नहीं, तो 180 का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर हम इस डायरेक्शन को एरिया को पॉजिटिव कह रहे हैं, है ना, ये डायरेक्शन लेट से हमने पॉजिटिव कहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नहीं, तो अब यहां पर 180 का एंगल बन रहा है, तो यहां पर फाई क्या बोलेंगे, EA cos 180 ना, तो माइनस ये हो जाएगा ना। तो ये मेरा हो गया,
ये मेरा पॉजिटिव फ्लक्स हो गया, ये जीरो हो गया, ये नेगेटिव फ्लक्स हो गया। तो ये तो चलिए ओपन सरफेस हो गया, ये ओपन सरफेस हो गया। तो ओपन सरफेस में जिस तरीके मैंने पहले ही बताया था कि एरिया वेक्टर को हमें डिफाइन करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे हमने इसको पॉजिटिव कह लिया तो उसके हिसाब से ही हमने इसको सारा कैलकुलेट किया है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ओपन सरफेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करें क्लोज सरफेस में, नहीं तो क्लोज सरफेस में कैसे करेंगे? हम क्लोज सरफेस की बात करें, है ना, तो क्लोज सरफेस में क्या होगा? तो जैसे ये मेरा क्लोज सरफेस है, तो लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और मैंने बताया था कि यहां पे आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव लेते हैं, नहीं तो यहां पर फाई ऑब्वियसली ई ए कॉस जीरो हो जाएगा, है ना, एंगल जीरो होगा इस ई और ए के बीच में, तो ये प्लस ये होगा। मतलब पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा होगा सरफेस से, उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। सो आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में जब क्लोज सरफेस है तो हमें यहां पे जो आउटर नॉर्मल होगा, आउटर जो एरिया, आउटर नॉर्मल की तरफ जो एरिया होगा उसको पॉजिटिव लेना है। देखिए ये आउटर नॉर्मल हो गया इस तरफ, ये इनर नॉर्मल हो जाएगा, नहीं तो हम आउटर नॉर्मल की तरफ जो एरिया वेक्टर होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पर ये पॉजिटिव आया और इसको क्या बोलेंगे? आउटवर्ड फ्लक्स। एंड आउटवर्ड फ्लक्स यहां पे क्या होगा? इज टेकन एज पॉजिटिव। इसी में अगर, है ना, इसी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर तो हमें बाहर ही लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है, तो यहां पर फाई क्या होगा? यहां पे cos 180 का एंगल हो, 180 का एंगल हो गया, तो माइनस ये हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? यहां पे जो इनवर्ड फ्लक्स होगा, है ना, ये टुवर्ड्स जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस की तरफ जा रहा है, सो इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये हमें रूल को फॉलो करना है इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन का, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन का, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि एक स्क्वायर सरफेस लेते हैं, स्क्वायर सरफेस, है ना, और इस सरफेस के एक कॉर्नर पे, है ना, एक कॉर्नर पे कहीं भी, लेट्स से यहां पर एक चार्ज रख दिया हमने, है ना, और इसकी वजह से हमें फ्लक्स निकालना है इस सरफेस के थ्रू, राइट। तो अगर हम ठीक से देखें तो ऑब्वियसली इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो चारों तरफ होगा फैला हुआ, नहीं इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, लेकिन हमें कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मतलब है? जो इस सरफेस से क्रॉस कर रहा हो। तो अगर ठीक से देखें तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा जो इस सरफेस से, इस स्क्वायर सरफेस से पास कर रहा होगा, वो इस सरफेस के प्लेन में ही होगा, राइट। और अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, किसी भी पॉइंट पे, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहां पर जो फ्लक्स हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो फ्लक्स होगा इस स्क्वायर सरफेस एरिया की वजह से, वो कितना हो जाएगा? होगा ई ए कॉस 90, राइट। तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक हम सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं, राइट, एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं। तो सिलेंड्रिकल सरफेस है ना, और इसके थ्रू अगेन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास कर रहा है ना। तो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है मेरा ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इससे पास कर रहा है। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू हमें बताना है फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स। तो यहां पर अगर हम डिवाइड कर लें सरफेस को, तो जैसे ये एक फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस यहां पर होगा, एक फ्लैट सरफेस यहां पर होगा, और ये जो कर्वीलिनियर सरफेस है ना, इसको हम सरफेस 3 नाम दें, ठीक है। तो अगर हम इस सरफेस पे देखें, है ना, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, नहीं, और जो एरिया होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा,
ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे बात करें तो यहां पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा नहीं। तो जैसे अगर मान लीजिए एरिया वेक्टर A1 बोले, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, यहां पर A2 बोले, है ना, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है नहीं, ये तो उसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर ऑब्वियसली A1 और A2 दोनों का जो मॉडुलस होगा वो तो सेम ही होगा, है ना, डायरेक्शन अलग अलग है बट जो मॉडुलस होगा वो ए ही होगा, सेम ही होगा। और ये जो कर्विलिनियर सर्फेस है, यहां पे अगर हम देखें जो सर्फेस 3 जिसको हमने नाम दिया है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, और एरिया वेक्टर यहां जो है, यहां पे जो भी एरिया वेक्टर का फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है नहीं। तो यहां पर अगर हम बोले तो φ1 अगर हम बोलेंगे, है ना, तो φ1 अगर हम बोलेंगे तो वो बेसिकली आउटवर्ड फ्लक्स हो जाएगा नहीं। तो ये होगा फाई आउटवर्ड फ्लक्स और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ई ए हो जाएगा नहीं, प्लस ये बोलेंगे ई ए कॉस 0 नहीं, दोनों पैरेलल है तो ये प्लस ई ए हो गया। φ2 की बात करें हम, φ2 की बात करें तो ये ये इनकमिंग फ्लक्स होगा, ये टुवर्ड्स जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस की तरफ, तो ये φ होगा और यहां पे दोनों एंटी पैरेलल है तो cos 180 हो जाएगा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एरिया वेक्टर दोनों एंटी पैरेलल है तो ये माइनस ये हो जाएगा, राइट। और φ3 की बात करें तो ऑफकोर्स ये cos 90 हो गया नहीं, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और ये जो एरिया वेक्टर है तो ये 0 हो गया। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर देखा जाए तो ये और माइनस ये, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर फाई इन प्लस फाई आउट जो होगा वो दोनों मिला के 0 हो जाएगा नहीं, मतलब जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा। यहां से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास कर रही हैं उतनी फील्ड लाइंस इस दूसरे सरफेस से बाहर निकल रही हैं, राइट। तो फाइन प्लस फाई आउट जो होगा 0 होगा। ऑब्वियसली दोनों का नेचर डिफरेंट होगा, यहाँ पे जो फाई आउट है वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा और जो फाई इन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, है ना। अब एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक हम हेमिस्फेरिकल सरफेस को लेते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल जो एक हेमिस्फेरिकल सरफेस का लेते हैं, राइट। और यहां अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अगेन यूनिफॉर्म हम लेते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो अगेन यहां पे दो सरफेस इन्वॉल्व है ना। एक सरफेस है, इसको लेट से हम इसको सरफेस 1 कहते हैं, इसको सरफेस 2 कहते हैं। तो फ्लैट सरफेस वो सरफेस 1 हो गया और ये जो कर्विलिनियर सरफेस है ये सरफेस 2 हो गया। तो अगर हम यहां पे देखें तो यहां भी सिमिलर कुछ सिचुएशन है, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से पास कर रहा है तो जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा, उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, ठीक है, या बोलेंगे उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो अगर यहां इस 1 पे हम देखें, राइट, तो φ1 जो होगा तो यहां पर देखा जाए तो E इस तरफ है और एरिया वेक्टर जो होगा यहां पर इस डायरेक्शन में है, इसके पैरेलल है, मतलब ये आउटगोइंग फ्लक्स हो गया। तो ये φ1 बेसिकली हो गया फाई आउटगोइंग, है ना, और E cos 0 तो ये प्लस ये हो जाएगा, है ना। अब अगेन यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पर फाई इन प्लस फाई आउट जो होगा वो 0 होगा, जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है। तो ये जो सेकंड सरफेस है उसके थ्रू हम लोग इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां जो फाई आउट होगा, ये जो फाई इन जो होगा वो नेगेटिव ऑफ फाई आउट होगा, है ना। जैसे ए की बात करें तो ये इसका रेडियस अगर आर है, इसका रेडियस लेट से आर है तो ये कितना होगा E इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, राइट। तो यहां पर माइनस फाई आउट होगा तो ये माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये फर्क सिर्फ हो जाएगा, है ना, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर हम इनकमिंग फ्लक्स लें तो क्या होगा, वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अगर हम कर्विलिनियर सरफेस पे कोई भी एरिया वेक्टर ले, कोई भी डिफरेंशियल एरिया वेक्टर ले, है ना, लेट्स से ऐसा ले लें कोई भी एरिया वेक्टर, तो ये जो एरिया वेक्टर होगा या जो भी डिफरेंशियल एरिया वेक्टर होगा ये इसके साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो कोसाइन जब लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के साथ तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ओवरऑल जो इसका फ्लक्स होगा वो क्या देगा कि नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो वो हम लोग इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर। तो कर्विलिनियर सरफेस हम लोग इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन प्लस फाइव को 0 करेंगे क्योंकि जितना भी इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा और वहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद प्रॉपर साइन, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।